नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। CGPSC द्वारा विगत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैंने अलग अलग परीक्षाओं से जो प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कई सारे जो छूट गए थे, तो वैसे चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है इस वाले वीडियो में। तो ये सारे क्वेश्चंस भी ना काफ़ी रिपीट हुए। देखो, CGPSC में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो बार बार रिपीट ही होते हैं। भले वो थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा जो है समझने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग देखते हैं, 50 क्वेश्चन यहां मैंने लिया है। आप लोग बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ नहीं आया था। तो देखो, ये जो है ना, एक आप इसको ना, जितने भी नेता हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे उनको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी का तो बहुत बहुत बार पूछ लिया है, और वो बड़ा ही सरल क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी कब छत्तीसगढ़ आए थे। तो वो 1920 में आए थे, फिर 1933 में आए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का उसमें अहम रोल था उनको छत्तीसगढ़ लाने का। तो ये सारी चीजें अब कॉमन हो चुकी है। तो अब जो है दूसरे नेता कौन कौन से नेता आए थे, तो पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू 1935 में शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रायपुर आए हुए थे। ऐसे ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो 1940 में कांग्रेस भवन के उद्घाटन करने के उद्देश्य से आए थे। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा नेता छत्तीसगढ़ नहीं आया था। तो देखिए, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे देखा जाए तो जैसे महात्मा गांधी जी आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, तो वैसे नहीं आए थे। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरे थे। क्यों? देखिए, अगर मैं बात करूं बंबई या नागपुर से अगर कोई व्यक्ति जाता है आपका कलकत्ता, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, इसी से होकर के जाएगा। तो इस क्षेत्र से ये गुजरे थे। तो इसी कारण से इनको जो है माना जाता है कि हाँ, इनका जो आगमन है हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की अगर मैं बात करूं, तो ये कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। महात्मा गांधी जी के गुरु थे ना गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके जो जीएस का जो पेपर है उसमें पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे। तो महादेव गोविंद रानाडे, उनके शिष्य हुए अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु किसने स्वीकार किया? तो महात्मा गांधी जी ने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी आ चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने बताया 1935 में आए थे। वीवी गिरी, जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल मजदूर आंदोलन हो रहे थे ना ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय वीवी गिरी जी यहाँ आए थे। देखो, वीवी गिरी जो कि आगे चल करके फिर राष्ट्रपति भी बनते हैं भारत के, तो ये ना मजदूर नेता हुआ करते थे। तो इसी उद्देश्य से जब यहाँ मजदूर आंदोलन हुआ तो वीवी गिरी जी का आगमन होता है। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये भी हमारे यहाँ आई हुई हैं। मौलाना शौकत अली जी, वो भी आए थे। मीराबेन, जो महात्मा गांधी जी की एक सहयोगी थी, क्या नाम थे उनके, महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे, सचिव, क्या नाम था उनका? देसाई जी थे ना, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। देखिए, मुझे इतनी तमाम चीज़ें तो याद रहती है, लेकिन कई बार ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। क्या नाम था उनका? देसाई था। खैर, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो देसाई जी वो भी यहाँ पर आए थे, जो कि महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। तो यहाँ पर ये चारों आए थे, गोपाल कृष्ण मतलब बाल गंगाधर तिलक जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी, और गोपाल कृष्ण गोखले, ये यहाँ पर नहीं आए थे। मैंने थोड़ा सा शायद इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर 2 सही होगा। तो मुझे लगा शायद ये जो 10 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो वाला वीडियो तो नहीं है। खैर, इसमें 50 क्वेश्चन हमको लेना है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबरी मंदिर स्थित है, तो सबरी मंदिर कहाँ पर है ये आपको बताना है। देखो, सबरी मंदिर, अब यहाँ पर शिवरी नारायण आपको दिख रहा है, जहाँ पर बोला जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी से जूठे बेर खाए थे। कहाँ पर? शिवरी नारायण में। और इस शिवरी नारायण का क्या नाम था पहले? सबरी नारायण। सबरी नारायण बिगड़ करके हो गया शिवरी नारायण, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग इसको लगा सकते हो कि हाँ भाई, शिवरी नारायण में ही माता सबरी का मंदिर होगा, लेकिन नहीं है। यहाँ पर आरंग, जिसको मंदिरों की नगरी बोला जाता है, यहाँ भी नहीं है। चंद्रखुरी में तो माता कौशल्या जी का मंदिर है। बच गया खरौद में ही सबरी माता का मंदिर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रतनपुर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? रतनपुर अभिलेख, तो देखो रतनपुर अभिलेख जो है ना, ये किस राजा से संबंधित है? तो जाजलदेव प्रथम से संबंधित है। और इसी से पता चलता है कि जो जाजलदेव प्रथम है, इसने अपना जो बस्तर के जो शासक थे ना, सोमेश्वर देव, उसको परास्त किया था। नागवंश के शासक थे, उसको परास्त किया था इसी जाजलदेव मतलब इसी रतनपुर अभिलेख से पता चलता है। तो इनसे संबंधित है रतनपुर अभिलेख, रत्नदेव प्रथम जिसने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, फॉरेस्टर। तो देखो जो फॉरेस्टर था ये कब आया था हमारे छत्तीसगढ़ में? तो महिपत राव दिनकर के समय में। महिपत राव दिनकर जो कि पहले सूबेदार थे ना, सूबा शासन हमारे यहाँ चला था, तो महिपत राव दिनकर के समय कौन आया था? तो फॉरेस्टर आया था। वहीं विट्ठल राव दिनकर जो कि परगना पद्धति को शुरू करने के लिए जाना जाता है, उसके समय में कैप्टन ब्लंट आया था। उसके बाद कोलब्रुक ये आया था केशव गोविंद के समय। हालांकि मैंने किसी वीडियो में बोला था कि जो कोलब्रुक है वो शायद बिम्बा जी के शासन के अंतिम समय में आया था, क्योंकि कोलब्रुक ने ऐसे कुछ उल्लेख किए हैं जिससे लगता है कि वो बिम्बा जी के शासन के अंतिम समय में उनके राज्य में रहा होगा, तो ऐसा लगता है। लेकिन अधिकतर जो है इसको केशव गोविंद ही स्वीकार किया गया है। इलियट की अगर मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर था ये। जब हमारा जो छत्तीसगढ़ है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया ना 1854 में, तो उस समय इसको छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये तमाम चीजें याद रखेंगे। फॉरेस्टर पहला यूरोपीय यात्री था। देखो मैं एक जो उत्तर है वो तो ठीक है बता दिया, लेकिन यहां पर मैंने बताया कि ये विट्ठल राव के टाइम पर आया था, परगना पद्धति को शुरू किया, ये केशव गोविंद के टाइम पर आया था, ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। तो आपको जो है 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया, इसलिए मैं अतिरिक्त चीजें बताता हूं ताकि आप लोगों को ना 50 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन मालूम हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी का उद्गम कांदावनी की पहाड़ियों से हुआ? ये नाम ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, कांदावनी। मतलब कितना मतलब सुंदर नाम है कांदावनी। तो कांदावनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली है? तो ये है आपकी हाँप नदी। हाँप नदी जो कि कबीरधाम क्षेत्र में प्रवाहित होती है, कबीरधाम जिले में। और यहाँ पर ना एक परियोजना है जो भी, जिसका नाम भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्षीर पानी। एक और परियोजना है सुतिया पाट परियोजना। 2 परियोजना हाँप नदी में, क्षीर पानी और सुतिया पाट परियोजना। ये आपकी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। वहीं मनियारी की बात करें तो ये सिहावल पर्वत से निकलती है, मैकल पर्वत श्रृंखला से सिहावल पर्वत। और आभनेर जिसके तट पर खैरागढ़ नगर बसा हुआ है, और खैरागढ़ में ही आभनेर नदी से मुस्का और पिपरिया नदियों का संगम होता है। अरपा नदी, इसका भी जो उद्गम स्थल है बड़ा अटपटा सा नाम है, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। तो यहां से निकलती है अरपा नदी, बिलासपुर इसी के निकट बसा हुआ है। तो हाँप नदी कांदावनी की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं। महिपत राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत की। तो ये प्रथम सूबेदार था। तो क्या बोल रहा है, महिपत राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत की। तो भाई इसने तो शुरुआत नहीं की ना, वो तो किसने शुरू की थी? बेंकोजी भोसले ने शुरू किया था। ये तो सूबेदार के रूप में नियुक्त हुआ था, तो इसने कहाँ शुरू किया? तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है, कलचुरी काल में लाखा बाटा की प्रथा प्रचलन में थी। तो कलचुरी काल में लाखा बाटा की प्रथा प्रचलन में थी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। लाखा बाटा क्या होता है? अगर किसी के पास अतिरिक्त जमीन है तो वो जो है ना जरूरतमंद को दे दी जाती थी, यही कहलाता है लाखा बाटा प्रथा। उसके बाद बोल रहा है, मिस्टर एगेन्यू ने परगनों का पुनर्गठन किया। मिस्टर एगेन्यू, देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इस बीच ना हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए जाते थे। पहले कौन थे? एडम, क्या नाम था? एडमंड एडम, कुछ ऐसे ही नाम था क्या पहले वाले का? खैर मैं बताऊंगा आगे। तो जो एगेन्यू है ये दूसरे नंबर का अधीक्षक था और सबसे लंबा कार्यकाल था अधीक्षकों में इसका। और इसी के समय में जो परगने हैं उनका पुनर्गठन किया गया। अगर मैं परगनों की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है सूबेदार विट्ठल राव दिनकर द्वारा शुरू किया गया था। उसने टोटल
27 परगने बनाए थे। जितने भी क्षेत्र मराठों के अधिकार में थे सीधे सीधे, तो उनको 27 परगनों में बांट दिया किसने, विठलराव दिनकर ने। और इन 27 परगनों में प्रत्येक परगने का जो मुखिया होता था, हेड होता था, वो होता था कमाविजदार। तो कई बार पूछा गया है परगने का प्रमुख कौन होता था, तो कमाविजदार होता था। टोटल 27 परगने। जब मिस्टर एगन्यू ये छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनकर के आता है, तो ये बोलता है भाई 27 परगने बहुत ज्यादा हो रहा है, कम करो। और ये जो है 27 को मतलब कम करके 8 कर देता है, मतलब इनका पुनर्गठन कर देता है। तो ध्यान रखेंगे इसने 8 कर दिया था एगन्यू ने। अगला देखते हैं, तो क्या आपका आंसर सही होगा, 2 और 3 सही है ना, 2 और 3 ये। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण हेतु विधायी प्रयास किया था। तो प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मतलब पृथक से एक अलग राज्य बने, तो इसके हेतु किसने पृथक निर्माण हेतु विधायी प्रयास किया था। सबसे पहले विधायी प्रयास, इसका क्या तात्पर्य है, मतलब कि किसी राज्य की विधानसभा में किसी विधायक के द्वारा अगर कोई बात रखी जाती कि भाई हमारी ये मांग है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विधायी प्रयास। विधायी प्रयास मतलब कि मान लो कि हमको अपने क्षेत्र में कुछ काम करवाना है, अब हम लोग जो है अपने विधायक के पास जाएंगे कि भाई हमको ये काम करना है, अब जो है विधानसभा में मांग करो, आवाज उठाओ। तो जो अपना विधायक है वो फिर जाएगा, बोलेगा कि भाई अपने क्षेत्र में हमको ये काम करवाना है, तो हम जो है इस विभाग के जो भी उस का मंत्री होगा उससे हम अनुरोध करते हैं ये चीज करो, इस टाइप से बोला जाता है। तो यही क्या होता है, विधायी प्रयास। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण हेतु किसके द्वारा पहली बार विधायी प्रयास किया गया था विधानसभा में, तो कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। भाई ये तो मतलब विधायक तो थे ही नहीं, क्योंकि इनके समय में ऐसा कुछ था नहीं। डॉक्टर खूबचंद बघेल नहीं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा से जुड़े हुए थे, लेकिन ये ना पृथक छत्तीसगढ़ के पक्ष में नहीं थे। ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी अलग से छत्तीसगढ़ राज्य बने इस पक्ष से सहमत नहीं थे। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ये जो हैं रायपुर के विधायक हुआ करते थे लगभग 1955 के आसपास में, और इन्होंने ही 1955 में मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत का जो राजधानी था, कौन था, नागपुर। देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, इसी मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। माफी चाहूंगा, नोटिफिकेशन आ गया क्योंकि डाटा ऑन रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो भी अपलोड हो रहा है साथ में। तो उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1955 की स्थिति में मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था, और राजधानी थी नागपुर। तो जो रामकृष्ण सिंह थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी रायपुर के विधायक थे, तो इन्होंने नागपुर में मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा में खड़े होकर के बोला कि भाई हमको अपना अलग से राज्य चाहिए। तो यही पहला विधायी प्रयास इसको बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कवि दलराम राव कहाँ के कवि थे। तो कवि दलराम राव, देखो कवि दलराम राव के संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कविता में पहली बार इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कहाँ के कवि थे, तो ये जो है खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबार में रहा करते थे। तो खैरागढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि नवा क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की तुलना में बढ़ा है। अगर मैं 2011 के जनगणना की बात करूं, तो जो ये जो पहला पॉइंट बोल रहा है कि 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर 2001 की बात करें, 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 18.67% थी, लेकिन वही 2011 में जनगणना वृद्धि दर बढ़ करके 22.6% हुई। मतलब कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या 22.6% बढ़ गई, वही उससे पहले थोड़ी कम थी। तो ये बिल्कुल सही है, तुलना में बढ़ा है। दूसरा बोल रहा है, साक्षरता में छत्तीसगढ़ का देश में 20वां स्थान है। इसमें थोड़ा सा मुझे ना डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको शायद क्रॉस चेक नहीं किया, तो ये जहां तक सही ही होना चाहिए था। बाकी आप लोग बताइएगा। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है। देखो अगर भारत के जनसंख्या की मैं बात करूं तो 382 है, 382, और छत्तीसगढ़ में कितना है, 189। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है। भाई भारत से कम है, भारत का 382 है
और हमारे छत्तीसगढ़ में 189 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं, 1 2 3 सही हो रहे हैं। ये वाला एक बार ना मैं देख के आप लोगों को कंफर्म करूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ साक्षरता की दृष्टि से 20वें नंबर पे है या फिर आगे पीछे कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ राजाओं के नाम दिए हुए हैं, दूसरे तरफ राजवंशों के नाम। तो कल्याण साय, राजा कल्याण साय किस वंश से थे? अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला तो आपका सही है, दूसरा दिया हुआ है सोमेश्वर देव फणी नागवंश, नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली नागवंश से संबंधित है ना, ये होता तो सही होता, तो ये आपका गलत है। अगला बोल रहा है दलपत देव काकतीय वंश, जी हाँ बिल्कुल सही है। भवदत्त वर्मन नल वंश, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो सोमेश्वर देव ये नागवंश से संबंधित है, जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे। और जो फणी नागवंशी हैं ये कहाँ शासन करते थे? कवर्धा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो फिर से वैसे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो एक तरफ दिया है गीत, मतलब जो हमारे यहाँ गीत नृत्य वृत्य है, दूसरे तरफ उनको किए जाने कब किया जाता है। तो सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय, जी हाँ बिल्कुल सही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी खुशी में सोहर गीत गाया जाता है। अगला दिया है तारा गीत, रात के समय कभी भी। तारा गीत मतलब रात को तारा निकलता है, तो क्या लोग रोज रात को जब चाहे तब तारा गीत गाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये छेरछेरा के समय बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये कभी भी नहीं गाया जाता है, साल में एक बार छेरछेरा। और अभी छेरछेरा शुरू हो रहा है ना, जो पौष पूर्णिमा आने वाला है, शायद 28 तारीख को है ना पौष पूर्णिमा, तो छेरछेरा निकट है, तो तारा गीत गाया जाएगा। तो ये गलत है, कभी भी नहीं गाते हैं इसको। डंडारी नृत्य होली के अवसर पर, जी हाँ बिल्कुल सही है, बस्तर क्षेत्र में। धनकुल गीत तीजा पर, ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। तारा गीत कब गाते हैं? छेरछेरा पर्व के समय। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो पौष पूर्णिमा, पुष्य पुण्य अभी आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके सांकरा नामक कोई स्थान है, ध्यान रखेंगे। एक मिनट, सॉरी, हाँ ये ना सांकरा कोई स्थान है, तो यहीं पर ये विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सांकरा कहाँ पर है? तो पाटन दुर्ग में, सांकरा पाटन दुर्ग, तो यहाँ पर जो है ये विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, नगपुरा में क्या है, बोदरी में क्या है, नया रायपुर में क्या है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता के संग्रहण दर में कितने रुपए की वृद्धि की गई है। वर्तमान जो भूपेश बघेल सरकार है, ये काफ़ी सारी चीज़ों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक तो पहला काम इन्होंने क्या किया, जितना भी किसानों के जो लोन थे, ऋण थे, उसको माफ़ कर दिया। गोबर भी खरीद रहे हैं 2 रुपये किलो में, और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई सारी चीज़ों कमी भी है, आप लोग जानते हैं किस चीज़ में कमी है, पोस्ट नहीं आ रहे हैं। देख लेते हैं कि तेंदुपत्ता के संग्रहण दर में कितने रुपए की वृद्धि की गई है। तो देखो, पहले कितना मिलता था, जो तेंदुपत्ता है ना, उसका जो मानक बोरा पहले 2500 रुपये मिलता था, एक बोरा का, मानक बोरा का, जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह सरकार के समय, उस टाइम पर। और अभी कितना मिल रहा है? 4000 रुपये। तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए कितना का वृद्धि हुआ है, 1500 रुपये का वृद्धि हुआ है। और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए महेंद्र कर्मा जी के नाम पर एक योजना चलाई जा रही है, इनको मतलब प्रोत्साहन राशि वासी देने के हिसाब से। तो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना कुछ है, मुझे उसका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एनएमडीसी कब अस्तित्व में आया। एनएमडीसी जो कि बस्तर क्षेत्र के बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क के उत्खनन का काम करता है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, चलो जो भी है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, यही बोलेंगे ना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो इस तरह के ना जो पूरे नाम है वो भी आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि बाल्को भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वैसे बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके आपको शॉर्ट नेम प्लस उनका पूरा नाम भी याद रखना है। तो कब अस्तित्व में आया था? तो 1968 में ये अस्तित्व में आया था, एनएमडीसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा। उप सरपंच, भाई उप सरपंच के लिए क्या आप वोट देते हैं?
नहीं देते हो ना। जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट देते हो, नहीं देते हो। विधान परिषद के सदस्य हमारे राज्य में है क्या? विधान परिषद नहीं है। कुछ राज्यों में है विधान परिषद, जैसे कि जम्मू कश्मीर, अभी है या नहीं, खत्म किए या फिर है नहीं मालूम, अभी आप लोग देख के बताइएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है शायद, आंध्र प्रदेश में भी होना था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। जैसे विधानसभा होता है ना, वैसे ही कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। जैसे अगर केंद्र की मैं बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, वैसे ही कुछ राज्यों में 2 सदन होता है। लेकिन हमारे भारत में ना राज्यों में 2 सदनों की उतनी आवश्यकता नहीं है, एक ही सदन से काम चल जाता है। तो हमारे यहाँ केवल विधानसभा है, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है। तो विधान परिषद के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। वहीं जो नगर पंचायत अध्यक्ष है ये सीधा चुना जाता है। देखो, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो सीधा चुना जाता है। इसके अलावा जो पंच है, ग्राम के जो पंच हैं, ग्राम का जो पंचायत सरपंच है, सरपंच हो गया, पंच हो गया, जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उसके बाद जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव सीधे सीधे जनता द्वारा होता है। और इनके जो सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, उन्हीं में से फिर उनके लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है, और उप सरपंच पंचों में से किसी एक को चुना जाता है। तो ये सब जो है ना अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। वहीं जो नगर की अगर मैं बात करूं तो नगर पंचायत का अध्यक्ष हो गया, नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, उसके बाद नगर निगम का जो महापौर हो गया और पार्षद, ये सब सीधे सीधे चुने जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटरू वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? कुटरू वन क्षेत्र ये ना बीजापुर जिले में है। बीजापुर जिले में आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत आता है कुटरू वन क्षेत्र। तो ये यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करिए। तो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ एक भूआविष्ठित प्रदेश है। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश में छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन से भूआविष्ठित प्रदेश हैं। आप लोग अभी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला बोल रहा है छत्तीसगढ़ के 10 जिले भूआविष्ठित जिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, सरगुजा हो गया, उसके बाद बिलासपुर हो गया, इसके बाद बलौदाबाजार, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, दंतेवाड़ा, ये सब जो है क्या है? भूआविष्ठित जिले हैं। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। उसके बाद बोल रहा है बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 7 जिलों से घिरा हुआ भूआविष्ठित जिला है। ये ना गलत है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार एकमात्र ऐसा जिला नहीं है जो भूआविष्ठित जिला है, साथ ही साथ वो 7 जिलों को स्पर्श करता है। एक और जिला है जो भूआविष्ठित जिला भी है प्लस वो 7 जिलों को स्पर्श भी करता है। कौन है वो जिला? तो बिलासपुर, जो कि जिससे अभी अभी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नया जिला बना ना, तो ये भी 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा? एक तरफ आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को स्पर्श करता है, मुंगेली को स्पर्श करता है, कोरबा को, जांजगीर चांपा को भी स्पर्श करता है, बलौदाबाजार को भी स्पर्श करता है, और बलौदाबाजार के बाद ये बेमेतरा को स्पर्श करता है। इधर फिर आपका मुंगेली भी आ गया। तो ये लगभग 7 जिलों को स्पर्श कर, सॉरी ये नहीं, मेरे ख्याल से कोरबा है, कोरबा है जो कि 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। माफ़ी चाहूँगा, मैं बिलासपुर बोल रहा था। बलौदाबाजार के बाद ना कोरबा है। बताता हूँ मैं आपको। एक तरफ तो बिलासपुर हो गया, दूसरा हो गया आपका अपना क्या कहते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तीसरा कोरिया हो गया, चौथा सूरजपुर, 5वां सरगुजा, इसके बाद रायगढ़, और इसके बाद जांजगीर चांपा। तो ये 7 जिलों को स्पर्श करता है कोरबा, और साथ ही साथ बलौदाबाजार भी। तो ये दोनों भूआविष्ठित जिले भी हैं, साथ ही साथ सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत होगा, खाली इसमें बलौदाबाजार बोला। अगर कोरबा भी बोला होता साथ में तब सही होता। तो कोरबा और बलौदाबाजार 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। उसके बाद है कोरबा एक भूआविष्ठित जिला। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपके 3 मतलब असत्य कथन को पहचानना था ना, तो ये सब आपका गलत होगा, क्योंकि कोरबा भी 7 जिलों को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। चलो सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ जो है अपना क्या कहते हैं पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थिति। तो डीपाडीह कहाँ पर है? बलरामपुर जिले में है डीपाडीह।
तो सबसे पहले आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद पचराही, ये कवर्धा में है। उसके बाद डमरू, डमरू कहाँ पर है, बलौदा बाजार में है डमरू। उसके बाद तरी घाट, ये दुर्ग में ही है तरी घाट। तो 3 1 2 4 ये आपका आंसर होना है, 3 1 2 4। तो आप कूट मिला लीजिएगा, 3 1 2 4 ये। अगला क्वेश्चन है, नदी और अपोहा तंत्र को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ अपोहा तंत्र। रिहंद नदी, सोनगंगा अपोहा तंत्र। बंजर नदी, नर्मदा अपोहा तंत्र। हसदो नदी, महानदी अपोहा तंत्र। कोलाब, गोदावरी अपोहा तंत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2। 4 3 1 2 आपका सही उत्तर होगा। 4 3 1 2 ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों का मुख्य समस्या क्या है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों की मुख्य समस्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, भाई ये भी तो समस्या है ही। स्वच्छ जल का अभाव, देखिए इन क्षेत्रों में अभी भी स्वच्छ जल का अभाव है। ये लोग नदी नाले कुएं तालाब वहाँ का जो भी गंदा वंदा पानी मिले उसी को से काम चला लेते हैं। नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय बोलियां, स्थानीय बोलियां ये तो भाई कोई समस्या नहीं लग रहा है। हाँ, एक ये है कि जो भी बाहर से अधिकारी या फिर शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी ये जाएंगे तो उनके साथ थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन उतनी बड़ी समस्या तो ये नहीं है। अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो ये भी समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्वच्छ जल। लेकिन ये जो नक्सलवादी गतिविधियां और कानून व्यवस्था, क्योंकि नक्सलवादी गतिविधियों के चलते इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रहा है, और जब तक सही कानून व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तो ये जो चीजें हैं पहुंचना मुश्किल होगा। तो अगर नक्सलवाद समाप्त हुआ तो ये बाकी चीजें जो है अपने आप उस क्षेत्र में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपका नक्सलवादी गतिविधियां, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री का विवाह कब किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ना कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपको तिथि बताना है कब किया जाता है पुत्रा पुत्री विवाह। ये आपके अक्ति, जिसको आखा तीज भी बोला जाता है ना, उस समय इसको किया जाता है। तो अक्ति या आखा तीज कब होता है, तो देखो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, ये तो रथ यात्रा होता है ना गोंचा। उसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, ये माफी चाहूंगा ये क्वेश्चन मार्क लग गया। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी, ये तो सॉरी शुक्ल पक्ष, मैं कृष्ण पक्ष बोल रहा हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, इसको क्या मनाया जाता है, सरगुजा क्षेत्र में गंगा दशमी मनाया जाता है। वहीं सावन अमावस्या हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट वाला त्योहार हरेली, और ये जो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया है इसी को मनाया जाता है आखा तीज, मतलब कि पुत्रा पुत्री का विवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। चलिए कर लेते हैं सुमेलित। इस क्वेश्चन में ना क्या क्या दिया है, मुद्रणालय, मुद्रणालय क्या होता है, मुद्रणालय मतलब कि जो जहाँ पर छपाई का काम होता है, तो जो सरकारी छापा खाना, ये कहाँ पर है, तो राजनांदगांव में है सरकारी छापा खाना। तो ये आपका 2 हो जाएगा पहला। उसके बाद राजस्व मंडल, राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। उसके बाद खनिज भवन, ये आपके रायपुर में है। भू अभिलेख ये दुर्ग में है। तो 2 1 4 3 ये आपका आंसर होगा, 2 1 4 3 कूट मिला लीजिएगा। 2 1 4 3 कहाँ है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सुतनुका देवदासी का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सुतनुका देवदासी, इसका उल्लेख हमको मिलता है जोगीमारा की गुफा से। अब इसमें ना कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सीता पिंगरा जोगीमारा, इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखो जोगीमारा, अब देखो जोगीमारा, ये जो सुतनुका देवदासी है इसके प्यार में कौन पड़ गया था, वो जो देवदत्त या देवदीन नाम का जो रूपदक्ष था ना, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो नाट्यशाला के निर्माण करने के लिए आया था, उसको वाराणसी से बुलाया गया था स्पेशली नाट्यशाला को बनवाने के लिए, और वो जो है सुतनुका के प्रेम में पड़ जाता है। प्यार में पड़ गया मतलब एकदम जोगी बन जाता है, जोगी इस टाइप से बोलो, तो प्यार में पड़ गया इसलिए जोगी, जोगीमारा की गुफा। वहीं सीता बेंगरा की गुफा, यहाँ पर नाट्यशाला है, सीता बेंगरा की गुफा में नाट्यशाला। अब सीता माता से आप लोग जो रामायण होता है ना, जो रामलीला, अब रामलीला कहाँ होगा, तो रामलीला में सीता जी का संबंध है, और रामलीला मतलब नाट्य नाटक, तो उससे आप सीता माता को पकड़िए। बाकी जोगीमारा, जोगी मतलब प्रेम लव,
तो सुतनुका ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। सिंघनपुर कहाँ पर है? रायगढ़ में, जहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले हैं। तो जो सुतनुका के बारे में जोगीमारा की गुफा से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी विंध्याचल पहाड़ी का विस्तार है। तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि अपना उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, तो ये बिल्कुल सही है। गौरलाटा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जी हाँ 1225 मीटर ऊंचा है, ये बलरामपुर जिले में है। उसके बाद मैकल पर्वत श्रेणी वृष्टि छाया क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। मैकल पर्वत श्रेणी वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर वर्षा थोड़ी कम होती है। अगला दिया है इंद्रावती नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। भाई ये तो अटपटा चीज हो गया, ये तो गोदावरी नदी में जाके मिलती है ना, तो यही आपका आंसर होगा। असत्य है ये पूछ रहा है ना, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चाउर छींचना का क्या अर्थ है? चाउर छींचना, चाउर मतलब होता है चावल, छींचना मतलब होता है बिखेरना या किसी के ऊपर डालना, इस टाइप से। तो चावल बिखेरना, इसका क्या मतलब होगा? चिड़ियों को दाना डालना, चावल फेंकना, धान की बुआई करना या जादू करना। तो इसका मतलब होता है जादू करना, जादू करना। चावल मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब वो जादू वादू करते हैं, तो उसमें चावल का प्रयोग करते हैं। चावल में मंत्र वंत्र फूकते हैं और उस चावल को फिर जिसके ऊपर जादू करना है उसके ऊपर ले जाके फेंक दो या उसके घर में फेंक दो, इस टाइप से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में कपिला किसे कहा जाता है? कपिला, ऑप्शन दिया है कपिला पशु आहार, इसको मैंने अपनी तरफ से जोड़ा कपिला पशु आहार को। तो कपिला पशु आहार जो कि पशुओं को खिलाया जाता है, खैर एडवर्टीजमेंट नहीं करते। काली गाय, काली बिल्ली, काला कुत्ता, तो ये काली गाय को बोला जाता है कपिला, कपिला काली गाय, शायद इसीलिए वो कपिला पशु आहार नाम रखा गया होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पंथी क्या है? तो पंथी क्या है? नृत्य है ना, किस टाइप का नृत्य है? एकल नृत्य। पंथी में क्या अकेला आदमी नाचता है? वो तो ग्रुप में नाचते हैं ना, तो समूह नृत्य होगा। खेल नृत्य बोल रहा है, शिकार नृत्य ये तो है नहीं, समूह नृत्य है, ग्रुप में होता है ना। इस टाइप से चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा नृत्य एकल है, किस नृत्य में किस टाइप से किस कंडीशन में गाया जाता है, ऐसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ना कैसे पूछा जाए आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो पंथी मतलब है तो कितना बार पूछा गया है, पंथी नृत्य किसके द्वारा करते हैं? सतनाम। उसी चीज को घुमा दिया कि पंथी क्या है, किस टाइप का नृत्य है, तो समूह नृत्य है। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर किसका मुख्यालय है? तो बिलासपुर किसका मुख्यालय है? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन उर्राव जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन ना मैंने विशेष करके डाला है, क्योंकि मैंने मतलब कि मेरे किसी पिछले वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था और उसमें मैंने ना कुछ मिस्टेक कर दिया। अच्छा हाँ, कोस्मा को लेके मैंने मिस्टेक किया था। उर्राव जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ, तो ये जो है कोस्मा है। तो मैंने उस वीडियो में ना कोस्मा लिया था कि कोस्मा क्या है, और शायद मैंने कोस्मा शायद वस्त्र बता दिया था। तो कोस्मा वस्त्र नहीं है, ये क्या है? एक पेय पदार्थ है। कोस्मा क्या है? एक पेय पदार्थ है, ध्यान रखेंगे। वहीं जो करेया है ये एक प्रकार का वस्त्र है। धूमकुरिया उर्राव जनजाति का युवा गृह है। सरहुल उर्राव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है, साथ ही साथ एक नृत्य भी है। उर्राव जनजाति पर्व भी मनाते हैं सरहुल नाम का, और सरहुल पर्व में ही सरहुल नृत्य भी करते हैं। तो कोस्मा क्या है? एक प्रकार का पेय पदार्थ है। मैंने वस्त्र बता दिया था किसी वीडियो में, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं राजिम कुंभ मेला का आयोजन कब होता है? तो कब होता है राजिम कुंभ मेला? अभी लगभग 1-1.5 महीने बाद शुरू होने वाला है। तो ये माघ पूर्णिमा को शुरू होता है। माघी पुन्नी, इसको अपने छत्तीसगढ़ी में ना क्या बोलेंगे? माघी पुन्नी मेला। क्या हो रहा है ये? चलो यही बता देते हैं, माघी पुन्नी मेला। जो उस तरफ के होंगे ना, रायपुर तरफ के, तो वो लोग जाते होंगे खास करके। कहाँ हम लोग पहुँच गए? माघ पूर्णिमा, माघी पुन्नी की मेला। अगला क्वेश्चन है 1930 में महासमुंद में किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो 1930 में बहुत सारे स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो महासमुंद में किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था ये आपको बताना है। तो महासमुंद में 2 स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे। एक तो तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा, एक था लभरा। तो इन दोनों में मतलब अगर हम महासमुंद में थे, अगर हम तमोरा की बात करें तो शंकर राव गनोदवाले, इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था यति यतन लाल जी के साथ
मिल करके। तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा, शंकर राव गनोर वाले। बाकी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कंडेल नहर सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ष डौंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुए? तो डौंडी लोहारा कहाँ पर है भाई? डौंडी लोहारा ये आपके बालोद जिले में है क्या? डौंडी लोहारा, हाँ बालोद में है। तो यहाँ कब हुआ था? तो 1937 में किसान आंदोलन हुए थे। कब? 1937 में, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये भी। जंगल सत्याग्रह और वो जो कंडेल नहर, उसको ज़्यादा पूछा गया है, इसको कम पूछा गया है, तो पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो देखो कमार जनजाति ये तो है भाई, कंवर जनजाति नहीं, कंवर जनजाति नहीं है, बैगा है, कोरवा है, कमार है, उसके बाद आपका क्या है, बिरहोर है, अबुझमाड़िया है, पंडो है, भुजिया है, ये है। लेकिन कंवर जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, सीतामढ़ी हर चौका कहाँ स्थित है? ये वाला क्वेश्चन भी ना मैंने लिया था किसी पिछले वीडियो में, लेकिन वहां पर मैंने क्या किया था, हर चौका को ना सरगुजा जिला बता दिया था मिस्टेक से, गलती से। तो ये है तो आपके कोरिया जिले में। कहाँ पर है? कोरिया जिले में सीतामढ़ी हर चौका। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो राम वन गमन पथ निर्मित किया जा रहा है ना, तो उसमें सीतामढ़ी हर चौका भी शामिल है, जो कि कोरिया जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोधन न्याय योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो गोधन न्याय योजना, तो इसके तहत क्या हो रहा है भाई? गोधन न्याय योजना, गोबर को 2 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा, और उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, और उस खाद का क्या नाम दिया गया है? गोधन वर्मी कंपोस्ट, जिसको कि सस्ते दामों में किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी ठीक ठाक योजना है। इससे जो आवारा पशु जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो लोग जो है कुछ गोबर इकट्ठा हो जाए, कुछ आमदनी हो जाए, उस उद्देश्य से कम गाय बैलों को बांध करके रखेंगे, नहीं तो बेतरतीब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अच्छी योजना है। देख लेते हैं क्या उद्देश्य नहीं है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही, जैविक खेती को बढ़ावा देना तो है इसका उद्देश्य। गोधन न्याय योजना, गोपालक एवं गो सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है गोपालकों को आर्थिक लाभ, हाँ ये भी सही है। मतलब उतना कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक जो गोबर जो है अधिकतर फेंक दिया जाता है, हालांकि कंडे वंडे बना करके भी उसको बेचा जाता है, लेकिन कई जगह पर वो भी नहीं हो पाता है, तो बेकार चला जाता है। तो ऐसे में थोड़ी आमदनी इनको हो जा रही है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि गोबर से जो खाद बन रहा है उससे जैविक खेती में उसको प्रयोग में लाया जाएगा। गोपालन एवं गो सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो गाय बैलों के ऊपर जो आजकल जो चल रहा है ना कि गाय हमारी माता है, गोवध, ये दुनिया भर की चीजें, तो एक सुरक्षा भी मिलेगा, लोग जो है अपने पशुओं को बांध करके रखेंगे। तो ये तीनों ही जो है ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? ये वाला क्वेश्चन ना शायद मैंने व्यापम के किसी पेपर से लिया है। तो यहाँ पर आंसर लिया है ममता चंद्राकर जी को। ममता चंद्राकर जी जिन्होंने अरपा पैरी के धार वाला जो गाना गाया है ना, जिसको नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है, अरपा पैरी के धार, तो ममता चंद्राकर जी ने उस गाने को गाया है। हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत उसको घोषित किया गया है। तो इन्हीं को जो है शीर्षस्थ गायिका बताया गया है। बाकी बिलासाबाई केवटिन, ये बिलासपुर जिले से संबंधित है, केवट जाति से थी और इन्हीं के नाम पर बिलासपुर जिले का नाम रखा गया है। मंडावी सिंह, ये कथक नृत्य से संबंधित है। बाकी फिदाबाई मरकाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जनजातीय नृत्य कृषि प्रधान है? तो ये कर्मा जनजाति, कर्मा नृत्य ये कृषि प्रधान है। बाकी जो कक्षार है ये तो घोटुल से संबंधित है। इसके अलावा जो सुआ है ये एक तरह से क्या कहते हैं, लड़कियों द्वारा गाया जाता है। दमनच विवाह के समय में गाया जाता है, विवाह से संबंधित नृत्य है दमनच, जो कि कोरवा जनजाति में प्रचलित है। तो कर्मा नृत्य ये आपका कृषि प्रधान नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने निकाला था कर्मवीर पत्रिका। देखो माखनलाल चतुर्वेदी जी जिन्होंने वो एक कविता लिखी थी ना, पुष्प की अभिलाषा, और इनको बिलासपुर जेल में कैद भी किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया था? तो एक ही नाम है, वेरियर एल्विन।
इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसने घोटुल का गहन अध्ययन किया और इसकी एक पुस्तक है ना मुड़िया एंड देयर घोटुल, जब ये प्रकाशित हुई तो जो घोटुल के संबंध में जब लोगों को जानकारी मिली कि इस टाइप की कोई संस्था है तो काफ़ी जो है घोटुल के बारे में लोग जानने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुरिया किस जनजाति की उपजाति है? हल्बा, गोंड, भत्रा। तो देखो जो मुरिया है गोंड जनजाति की उपजाति है, गोंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है? जो गौर नृत्य है ना, जिसमें वो लोग गौर नामक एक पशु के सिंग का बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करते हैं और नाचते हैं, तो ये जो गौर नृत्य है ये कब किया जाता है? बोल रहा है मढ़ई मेला के समय, यात्रा के समय, नवाखानी पर या बीज पंडुम। तो ये यात्रा पर्व पर किया जाता है। यात्रा पर्व क्या होता है? आदिवासियों में अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती है। अब तो मतलब पहले तो काफ़ी भैंस वैंस बड़े बड़े जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अभी बकरा, उससे बड़ा कोई बलि मेरे ख्याल से नहीं दिया जाता होगा बकरा से ऊपर। बाकी तो नॉर्मली मुर्गा उर्गा वो सब होता है, बाकी बकरा से ऊपर किसी जानवर की बलि नहीं दी जाती होगी। पहले तो यहाँ तो नरबलि भी दिया जाता था ना, जो दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ तो नरबलि प्रथा भी प्रचलित थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में नरबलि प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? हम लोगों ने पढ़ा ना गवर्नर जनरल वाला चैप्टर, तो बताइएगा इसको। तो यात्रा पर्व के अवसर पर ये जो दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है, और गौर नृत्य को ना वेरियर एल्विन ने दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में विवाह निश्चित होने पर अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो चार वृक्ष अथवा महुआ वृक्ष के साथ विवाह करते हैं? देखो चार ना चिरौंजी को बोला जाता है, चिरौंजी को चार बोला जाता है, और महुआ तो महुआ ही है जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में शराब बनता है ना, दारू बनता है महुआ के रस से, तो वो है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी जनजाति है जिसमें मान लो कि लड़के लड़की का विवाह निश्चित हो गया, डेट भी फिक्स हो गया, इसी बीच घर में किसी सदस्य की डेथ हो जाती है, तो जो वर वधू का जो विवाह है वो चार अथवा महुआ वृक्ष के साथ कर देते हैं। उससे जो भी बाधा है वो दूर हो जाती है, बाद में फिर विवाह कर देते होंगे। तो ये किस जाति में प्रचलित है आपको ये बताना है। तो ये वाला जो चीज़ है ना हलबा जनजाति में प्रचलित है। किस में? हलबा जनजाति में ये चीज़ प्रचलित है। बाकी आज के समय में इसको कितना फॉलो किया जाता होगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब चीज़ें किताबों में दे रही है तो हमको देखना होता है, पढ़ना होता है, याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई बांटा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? भाई बांटा मुहावरा, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है? संपत्ति का भाइयों के मध्य बंटवारा करना, मतलब हिस्सेदारी। बाप जो है मर गया या फिर बीमार है तो वैसी स्थिति में ये वाली स्थिति आती है। अगला क्वेश्चन है, रैला पूजा का संबंध किससे है? तो ये जो रैला पूजा है बस्तर दशहरा से संबंधित है। जिस दिन ना जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है शायद उसी दिन होता है मेरे ख्याल से ये वाला कार्यक्रम, या फिर 21 दिन होता है, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो रैला है ना, जो काकतीय वंश के जो शासक थे उसी की राजकुमारी थी, काकतीय वंश की ये राजकुमारी थी रैला देवी। ऐसा बताया जाता है कि ये अन्नम देव के कुछ रिश्ते में ये लगती थी, अन्नम देव की बहन वहन कुछ थी ऐसा बताया जाता है, और किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसको अपवित्र कर दिया था, मतलब इसके साथ दुर्व्यवहार किया था, तो उससे ये जो है मतलब इसका मतलब रेप वगैरह कुछ हो गया होगा। तो ये फिर जो है बाद में अपने भाइयों के पास जाती है, बताती है कि मेरे साथ इस तरह का कृत्य हुआ है, तो इसके जो भाई हैं वो फिर इसको अस्वीकृत कर देते हैं कि भाई तुम जो है अपवित्र हो गई। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो रैला देवी है ये फिर गोदावरी नदी में जाकर के सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन कुछ मिर्गान जाति के लोग जिनको हरिजन कहा जाता है वो जो है इसको बचा लेते हैं और अपने घर में ला करके शरण देते हैं। लेकिन फिर जो रैला देवी है उसको लगता है कि भाई ये लोग जो है मेरे कारण इनको कष्ट हो रहा है, और वो बाद में शायद सुसाइड वगैरह कर लेती है। तो ये जो मिर्गान जाति के लोग हैं इसी रैला देवी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये रैला पूजा करते हैं, और ये बस्तर दशहरा के टाइम पर ये किया जाता है। और जो जगदलपुर है ना जहाँ पर बस्तर दशहरा का आयोजन होता है, तो वहाँ पर गंगा मुंडा में जो शायद कुछ है मिर्गान जातियों का,
तो वहीं के कुछ लोग करते हैं, शायद ये गोल बाजार वहाँ कोई स्थान है तो वहाँ पर ये होता है। तो ध्यान रखेंगे रैला पूजा ये बस्तर दशहरा से संबंधित है। मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में बता रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बोली में उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में उड़ीसा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र को स्पर्श करता है। उड़ीसा लगभग 8 जिलों से लगा हुआ है ना, 8, हाँ। तो उस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी बोलियां हैं ना, उसमें उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो कलंगा है ये भी उसी क्षेत्र की बोली है, कलंगा बोली भी, और इसमें भी उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। उस वक्त बिंझवारी, जो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी बिंझवार जनजाति से थे ना, उनकी जनजाति की बोली है। तो ये भी पूर्वी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, मतलब उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों में। तो इसमें भी उड़िया प्रभाव देखने को मिलता है। भतरी जो कि बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है और इसमें भी उड़िया प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो दोरली, जो कि बस्तर क्षेत्र के दोरला जनजाति द्वारा बोला जाता है, इसमें उड़िया का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, इसमें तेलुगु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ना भाषा बोली के इस टाइप की चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। तो दोरली बोली में तेलुगु भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, बाकी इनमें जो है उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की नहीं है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी। तो विक्रम शशिकला इनकी रचना है, पार्वती परिचय भी इनकी रचना है, सीता परिचय भी इनकी रचना है, लेकिन ये जो जानकी माई हित ये इनकी रचना नहीं है। ये किनकी रचना है? तो नरहरि दास जी की रचना है, नरहरि दास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? मतलब छत्तीसगढ़ में किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? तो देखते हैं। पहला बोल रहा है हरेली। हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो इस दिन चित्रकारी किया जाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। हरेली अमावस्या के दिन घर के बाहर ना, जो दरवाजे के पास गोबर से चित्रकारी की जाती है। तो बिल्कुल सही है। कृष्ण जन्माष्टमी, आठे कन्हैया इसको बोला जाता है, और इस समय भी महिलाओं द्वारा रंगोली या फिर कुछ चित्रकारी की जाती है। विवाह के अवसर की अगर मैं बात करूं तो मध्य छत्तीसगढ़ में स्पेशली जांजगीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चितेर जनजाति द्वारा चित्रकारी की जाती है। इसके अलावा बाकी तरफ भी विवाह होता है ना, तो घरों में जो भी लोकल जो पेंटर होता है, जो भी चित्रकार होता है, थोड़ा बहुत चित्र बना लेता है, तो उससे जो है ना घर के जो दीवार होते हैं, बाउंड्री वॉल होते हैं, तो वहां पर कुछ छोटा मोटा चित्रकारी की जाती है। वो ढोलक का, गणेश जी का, वो जो गठबंधन होता है ना, उन सब चीजों का, कलश वलश का, तो इन सब चीजों की चित्रकारी होती है। तो विवाह के समय में भी चित्रकारी होती है, और स्पेशली आपको चितेर जनजाति याद रखना है। और ये जो चितेर जनजाति है, उड़ीसा से आई हुई जनजाति है। और बालपुर जो जांजगीर चांपा में है ना, पांडे बंधुओं की जन्म स्थली, तो वो चितेर जनजातियों के चित्रकारी के लिए बड़ा फेमस है, और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में ये लोग करते भी हैं। बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है, लेकिन चित्रकारी करने की बात नहीं, इसमें नहीं होता है। बाकी आप लोग बताइएगा आपके क्षेत्र में क्या होता है क्या स्थानीय स्तर पर? बाकी तो नहीं होता है। नए बने घर में, जी हाँ, नए बने घर में जो गोंड जनजाति है, नोहडोरा अलंकरण, पीछे मैंने शायद बताया ना नोहडोरा, तो नोहडोरा अलंकरण, ये लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, हम लोग प्लास्टिक की चीजों से सजाते हैं, ये लोग जो है प्राकृतिक रंगों से अपने घर को चित्र से सजाते हैं। तो 1 2 3 5 ये जो है चित्रकारी किया जाता है इन समय में। बाकी बच्चे के जन्म के समय में चित्रकारी नहीं किया जाता है। तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह का पहला रस्म कौन सा है? तो विवाह का पहला रस्म, बहुत सारे रस्म होते हैं, तो उनमें से जो पहला रस्म होता है वो होता है चुल माटी। चुल माटी क्या होता है कि गांव का जो मंदिर होता है ना, जहां पर गांव के लोग पूजा वूजा करते हैं, तो वहां से मिट्टी लेकर के आते हैं और फिर उससे जो है चूल्हा बनाया जाता है। तो इसी को चुल माटी बोला जाता है। एक गाना भी है ना छत्तीसगढ़ी में, चुल माटी वाला, तोला माटी कोड़ेला नहीं आए मी, तो धीरे धीरे, इस टाइप से कुछ मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो वो इसी से संबंधित है। इसके बाद तेल माटी, इसमें क्या होता है, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, उसको तेल चढ़ाया जाता है।
उस वक्त परघाना ये बारात के स्वागत के समय गाया जाता है, मतलब रस्म है। गीत भी गाया जाता है परघैनी गीत, और परघाना मतलब बारात का स्वागत करना। टिकावन, टिकावन मतलब क्या होता है, गिफ्ट सेरेमनी, जब लोग जो है छोटा मोटा जो भी उपहार होता है दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और जो भी उपहार है वो उसको देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गांव देहातों में स्पेशल जो है ना टीका लगाया जाता है, चावल हल्दी वल्दी से बना हुआ होता है, उसका टीका लगता है, तो इसको टिकावन बोला जाता है। तो पहला रस्म क्या है, चुलमाटी। बाकी चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पेय पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो ये जो सल्फी है ये एक तरह से नशीला होता है। गोंड जनजाति में इसका प्रचलन है, लेकिन ये नशीला है, नशे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लांदा चावल से बनता है, शायद इसी को हांडिया कहा जाता है मेरे ख्याल से, पता नहीं इसी को हांडिया बोला जाता है कि कुछ और होता होगा। तो हांडिया भी चावल से बनता है, लेकिन लांदा ही हांडिया है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन गोंड जनजाति में जो लांदा है वो नशे के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब आप इसको डेली नहीं पी सकते। जो नशे का आदी है, जिसको लत है, वो तो डेली पिएगा, लेकिन भोजन के रूप में इसको यूज नहीं किया जाता है। पेज, पेज यही है इसका आंसर। देखते हैं उसके बाद महुए का रस। महुए के रस से भाई देसी शराब बनता है, उसको वो थोड़ी ना भोजन का हिस्सा है। तो आंसर क्या है, पेज है। देखो जो पेज है ना, ये आपके चावल का जो कनकी होता है उससे बनाया जाता है, रागी से बनाया जाता है जिसको यहाँ मड़िया बोला जाता है। इसके अलावा जो मक्का होता है, भुट्टा होता है, उससे भी बनाया जाता है। मतलब कि तमाम चीज़ों से इसको बनाया जाता है। क्या करते हैं कि जैसे चावल का कनकी हो गया या फिर मक्का हो गया, उसको ना बहुत देर तक उबालते हैं जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए, और उसको पीते हैं। जैसे खीर होता है ना, खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, अगर उसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर दें और उसमें कुछ न डालें, मतलब कि सिर्फ चावल हो और पानी हो और कुछ नहीं, शक्कर नहीं, कुछ नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, बिल्कुल पानी होगा, और उसमें जो भी आपको चावल डालना है चावल, या मक्का डालना है मक्का, या मड़िया डालना है मड़िया, तो उसको उबालेंगे, बस वही होता है पेज। जिसको कि जो गोंड जनजाति में ना अपने डेली जो भोजन वो करते हैं तो उसमें उसको यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आदिवासियों के फोटो वोटो में एक लौकी का बना वो कुछ पकड़े रहते हैं, कुछ इस टाइप का होता है, लौकी का बना हुआ, जिसको तुम्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्बा, इसको क्या बोलते हैं, तुम्बा। तो ये जो तुम्बा होता है ना, इसमें वो लोग पेज या फिर इस टाइप का कोई भी पीने वाला चीज इसमें इकट्ठा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसको जो है आदिवासी लोग अपने कमर में लटकाए हुए होते हैं। जैसे हम लोग वाटर बॉटल लेके घूमते हैं ना, कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं तो वाटर बॉटल लेके घूमते हैं। तो आदिवासी लोग, बस्तर के आदिवासी विशेष करके गोंड हो गया, माड़िया मुड़िया हो गए, तो वो लोग अपने कंधे में या अपने पास इस टाइप का, जो कि लौकी, लौकी जो नहीं होता है देसी वाला लौकी, जो कि इस टाइप का कुछ होता है, नीचे में उसका बड़ा सा मटका जैसा होता है, ऐसे ऊपर फिर ऐसे सुराही टाइप का होता है। तो इसको जो है बस्तर क्षेत्र में तुम्बा बोला जाता है। पता नहीं इसको वो लोग कैसे अंदर से खोखला कर देते हैं और वो एक बोतल का रूप ले लेता है। उसमें पानी भर सकते हो या फिर ऐसे पेज भर सकते हो, या जिसको ये सारा कुछ भरना है वो भी भर सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तुम्बा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन कर दे रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को कम समय में देखना था तो। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, किस नदी का प्राचीन, ये प्राचीन होना था, किस नदी का प्राचीन नाम निडिला था। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो ये लीलागर नदी, ये इसको प्राचीन समय में निडिला कहा जाता था। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है लीलागर नदी, कई बार पूछा गया है इसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, अगर उसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लगता है, कोई भी संशय हो, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ और अगले वीडियो में उसको अपडेट दे सकूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।